हेलो फ्रेंड्स इंग्लिश की दुनिया में प्रीपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो प्रीपोजिशन का यूज़ उसमें होता ही होता है। तो मैंने सोचा कि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन आपके सामने रखूं, ताकि आप जब कभी इंग्लिश बोलें तो आपको एक प्रॉपर जगह पर प्रॉपर प्रीपोजिशन लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो एक छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जब कभी हम बात करते हैं कि मैं तेरे को गली के कोने पे मिलूंगा, तो गली और सड़क के कोने की बात आ जाए तो आपको एट लगाना है। जैसे आई विल मीट यू एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट या एट द कॉर्नर ऑफ द रोड। तो गली और सड़क के कोने की बात करें, एट लगाएं। ठीक है। नंबर 2, कमरे का कोना आ जाता है तो फिर इन। ठीक है। मैंने कहा कुर्सी कमरे के कोने में रख दो, यहाँ अपन कमरे में बैठे, मैंने कहाँ रखूँ, मैंने कोने में रख दो। तो मैंने कहा कीप या पुट या प्लेस दिस चेयर इन द कॉर्नर, राइट, कि कमरे के कोने में, कमरे के कोने में खड़े हो जाओ। ठीक है। तो स्टैंड इन द कॉर्नर, तो कमरे के कोने की बात आ जाए तो वहाँ पे आप इन लगाएंगे। तीसरा आता है यदि लीव शब्द रवाना होने के सेंस में हो तो डैश फॉर। फ्रेंड्स एक फ्रेज होता है लीव फॉर, इसका मतलब होता है रवाना होना। जैसे मैं कल दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ, मैं कल दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ, आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो। तो लीव में फॉर लग के एक फ्रेजल वर्ब बनता है और इसका मतलब होता है रवाना होना। तो जब कभी भी लीव शब्द रवाना होने का, मान लो सेंटेंस है, उसमें लीव आ रहा है, आगे डैश आ रहा है, और जब आपने उसकी हिंदी करी और आपको लग रहा है इसमें रवाना होने का सेंस है, तो लीव के बाद फॉर प्रीपोजिशन बिल्कुल फिक्स है। क्लियर। फोर्थ पे देखिए, जब कोई वस्तु किसी से बाहर आए या निकाली जाए, आउट ऑफ या फ्रॉम। जैसे कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं लाया तो टीचर ने कहा गो आउट ऑफ द रूम, या गो एंड स्टैंड आउट ऑफ द रूम, कमरे के बाहर जाके खड़े हो जाओ। यहाँ फ्रिज खोला, उसमें से कोई चीज़ निकाली, या जेब में से रुमाल निकाला, तो आई टुक माई हैंड की फ्रॉम द पॉकेट भी कह सकते हैं और आउट ऑफ द पॉकेट, कि मैंने जेब में से रुमाल बाहर निकाला, राइट। तो कोई चीज़ किसी के बाहर निकाली जाए या निकल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आउट ऑफ और फ्रॉम लगा सकते हैं। जैसे धुआं चिमनी में से निकल रहा था, स्मोक वॉज एमिटिंग आउट ऑफ चिमनी। तो आप ये ध्यान रखें, जब कोई चीज़ किसी से बाहर आए या निकाली जाए, आपने दरवाज़ा खोला, बिल्ली बाहर भागी, आपने नहीं निकाली, अंदर मान लो गलती से बंद हो गई थी तो बाहर भागी, तो आउट ऑफ। तो जब कोई चीज़ किसी के बाहर आती है, यहाँ पर निकाली जाती है, तो वहाँ पे आप आउट ऑफ या फ्रॉम लगाएं। नेक्स्ट आता है सिनेमा। फ्रेंड्स सिनेमा वर्ड के पहले मेरी जो टीचिंग साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि भाषा ज़्यादा नहीं लिखनी है। हालांकि मैं बोलते टाइम थोड़ा रिपीटिशन करता हूँ, उसका रीज़न ये है क्योंकि ऑफलाइन क्लास के अंदर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मोटिवेट करता हुआ, यानी उनको जगाता हुआ, मोटिवेट तो नहीं करना चाहिए है ना, लेकिन मुझे जो कहना होता है वो कहता है, उनको जगाता हुआ पढ़ाऊँ। तो जैसे गाने सुनने से याद होते हैं, ऐसे मेरा जो एक साइकोलॉजी कहती है कि अगर हम 2-4 बार है ना, 2-4-5 बार अगर किसी चीज़ को रिपीट कर दें तो शायद बच्चों को मतलब जो है ना सुनने से ही याद हो जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा रिपीटिशन करता हूँ। और देखिए सिनेमा से पहले, इसलिए मैंने यहाँ भाषा नहीं लिखी है, मैंने आपको लिखा है एट डैश सिनेमा, यानी सिनेमा से पहले एट आएगा। अगर मैं एट पीछे लिखता तो मैं ये मानता कि सिनेमा के बाद एट आएगा। तो मैंने भाषा नहीं लिखी है, सिनेमा से पहले एट। ठीक है। जैसे एट सिनेमा, तो सिनेमा क्या होता है, एक पर्दा होता है, उसके ऊपर जो वो सारा का सारा चलचित्र चलता है। तो सिनेमा वर्ड से पहले आप हमेशा एट लगाएंगे। एक सेंटेंस होता है ना, देखिए गेट, गेट के बाद इन लगता है तो फ्रेजल वर्ब बनता है, इसका मतलब होता है प्रवेश करना, राइट। जैसे आप कार से जा रहे हो, ठीक है, माँ का फ़ोन आया कि बेटा कहाँ पहुँच गए। तो जब हम एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर 2 रेड कलर के लाल पत्थर के बने हुए पिलर होते हैं और उसके ऊपर लिखा रहता है कि जयपुर नगर निगम आपका स्वागत करता है। जो भी सिटी होती है कि नहीं, कि फला सिटी आपका स्वागत करती है। तो माँ का फ़ोन है, बेटा कहाँ पहुँच गए। तो आपने कहा माँ बस अब हम है ना बॉम्बे में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रवेश करने के लिए गेट के साथ जब इन लगता है तो एक फ्रेजल वर्ब बनता है, वी आर गेटिंग इन बॉम्बे। तो जब कभी भी गेट हो और आगे डैश दे रखा हो और सेंटर पढ़ने से प्रवेश का
सेंस निकलता हो, तो फिर गेट के बाद इन लगाएं और गेट इन एक फ्रेज बनता है प्रवेश करना। तो इसको बोलते समय लिखते समय भी यूज़ करना है, और जब कभी गेट के बाद डैश आ जाए और प्रवेश करने का सेंस हो तो वहाँ पर आपको इन लगाना है। फ्रेंड्स, सिंस और फॉर का यूज़ हम परफेक्ट कंडीशन में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं ये कहूँगा कि सेंटेंस में अगर डैश के बाद लास्ट शब्द आता है तो आपको सिंस भरना है, क्योंकि वो एक पॉइंट को शो करता है। और अगर डैश के बाद द लास्ट आता है तो फिर आपको फॉर लगाना है, क्योंकि द लास्ट एक पीरियड को शो करता है। तो ये ध्यान रखें, लास्ट एक पॉइंट को शो करता है तो उससे पहले सिंस लगाना है, और द लास्ट के पहले डैश आ रहा है आपको फॉर लगाना है। नेक्स्ट आता है इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस। कहते हैं मेरी प्रेजेंस में बोलते हैं अपन, है ना, या मेरी एब्सेंस में, हु वाज इन माई रूम इन माई एब्सेंस, या नो वन कैन टॉक इन माई प्रेजेंस, है कि नहीं। तो जहाँ पे मतलब जब प्रेजेंस या एब्सेंस की बात आती है तो आप मतलब जो इन लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है एक दिन का त्यौहार हो तो। फ्रेंड्स, एक दिन का त्यौहार हो तो उस त्यौहार के पहले एट आएगा। जैसे हम बोलते हैं मतलब एक दिन का त्यौहार हो तो ऑन आएगा, जैसे ऑन राखी, ऑन 15 अगस्त, ठीक है ना, ऑन 26 जनवरी, ये हमारे देश के फेस्टिवल्स हैं। तो जो भी त्यौहार एक दिन का होगा उसके पहले आप ऑन लगाएं, लेकिन ज़्यादा दिन का त्यौहार होता है तो उसके पहले एट आएगा, जैसे एट दीपावली। अब दीपावली जनरली 2-4 दिन का मतलब त्यौहार माना जाता है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि दशहरे से लेके और दिवाली के बीच में 20 दिन का पीरियड होता है, तो एक्चुअल वो 20 डेज का पीरियड माना जाता है। जिस तारीख को दशहरा होगा उसके ठीक 20वें दिन दीपावली होती है। खैर, तो एक दिन के त्यौहार की बात चल रही है, डैश के बाद राखी आ जाता है, या डैश के बाद ईद आ जाती है, या डैश के बाद 15 अगस्त आ जाता है, तो आप एक दिन का त्यौहार माना जाएगा, ऑन लगाएंगे। लेकिन जैसे दीपावली है, होली है, नवरात्रा है, गणेश स्थापना है, इस तरह के अगर फेस्टिवल्स आते हैं तो ये मोर देन 1 डे के हैं, तो वहाँ पे आपको एट लगाना है। तो ज़्यादा दिन का त्यौहार हो तो उस त्यौहार से पहले आपको एट लगाना है। ओकेजन। फ्रेंड्स, ओकेजन के पहले हमेशा ऑन का यूज़ किया जाता है। आपने शादी के कार्ड पढ़े ही हैं, तो वहाँ पे लिखा रहता है मिस्टर एंड मिसेस कॉर्डियली इनवाइट यू ऑन द प्रीशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर सन व्हाटएवर। तो है ना कि मतलब जब फला ओकेजन पर वो आया था, तो ओकेजन से पहले आप हमेशा ऑन को यूज़ करें। नेक्स्ट आता है वेट फॉर। वेट के बाद फॉर प्रीपोजिशन फिक्स है, जैसे मैं आपका इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। तो जो भी आप मतलब जब कभी आप वेट वर्ड को यूज़ करें उसके बाद फॉर लगाना ना भूलें, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट आता है कुछ बजने में कुछ मिनट कम हो तो टू, और कुछ मिनट ज़्यादा हो गए हो तो राइट। फ्रेंड्स, मतलब जो मैं यूँ कह दूँ कि ये 9 है, राइट, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 11। अब अगर मान लो 9 बजने में 10 मिनट कम है, 9 बजने में 10 मिनट कम है, तो आप 2 लगाएंगे। क्या बोलेंगे? 10 to 9, मतलब 9 बजने में 10 मिनट कम है। अगर 9 बज के मान लो कि अगर 10 मिनट ज़्यादा हो गए हों तो यहाँ आ जाएगा पास्ट, 10 past 9। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी आपको टाइम बताना हो, यहाँ लिखा है कुछ बजने में कुछ मिनट कम हो, मैंने दिखाया है 9 बजने में 10 मिनट कम है, राइट। जब 10 मिनट कम है तो हम बोलेंगे, अच्छा जब भी आप टाइम बोलेंगे तो पहले मिनट बोलेंगे, घंटे बाद में बोलेंगे। तो 9 बजने 10 मिनट कम है तो पहले आपको 10 बोलना है, 10 to 9। 10 मिनट ज़्यादा हो गए हों, 10 past 9, यानी 9 का जो टाइम था उसको गुजरे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, राइट, यानी समय आगे निकल गया है। तो कुछ भी बजने में, है ना, कुछ बजने में कुछ मिनट कम हो तो 2 का यूज़ करो, मैंने आपको घड़ी में दिखाने की कोशिश की है। और कुछ बजकर कुछ मिनट ज़्यादा हो गए हों, ठीक है, ये देखो 9 बजकर 10 मिनट ज़्यादा हो गए हों तो पहले आप मिनट बोलेंगे, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। कम है तो 10 past 9 और ज़्यादा है तो 10, ठीक है, कम है तो 10 to 9 और ज़्यादा हो गए तो 10 past 9। क्लियर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, कपड़े पहनने वाली बात आ जाए तो इन, ये मैंने इसलिए रखे हैं कि ये इस तरह के जो काम हो रहे हैं ये सारे दिन में हम लोग रोज करते हैं, है ना, चाहे कपड़े पहनने वाली बात हो या जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया
है ना, गली की सड़क की बात आई जाती है, कमरे के कोने की बात आई जाती है, रवाना होने की बात आई जाती है ना। रोज हम किसी से बाहर जाते हैं या कोई चीज़ बाहर निकालते हैं या किसी चीज़ को बाहर निकलते हुए देखते हैं, तो ये सारे जो मैंने आपको ये जो प्रीपोजिशंस को मैंने आपके माइंड में डालने की कोशिश की है, वो ये कि ये रात दिन बोले जाते हैं। तो कम से कम आप इनको अगर 2-4 बार हिंदी में पढ़ लोगे ना, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि भाई अपन को जब इंग्लिश बोलेंगे तो गली के कोने का मतलब नुक्कड़ का काम आएगा, रोड के कोने की बात आ गई, तो कॉन्फिडेंटली यू विल यूज़ एट। तो इनको 2-4 दफ़े पढ़ें तो उससे ये याद होते जाएंगे। कपड़े पहनने वाली बात आ जाए तो इन, जैसे वो मान लो मैं कह दूं कि वो साड़ी में थी, तो शी वाज इन साड़ी, इन कुर्ता पजामा, इन पैंट शर्ट, इन कोट पैंट, इन सफारी, है ना। कहने का मतलब है कि कपड़े पहनने वाला कोई भी सेंटेंस आ जाए तो उसमें इन, क्योंकि हमारा शरीर कपड़े के अंदर होता है, ठीक है। तो इसलिए कपड़े पहनने वाली बात आ जाए तो आप उसे इन लगाइए। स्पीड के पहले देखिए, मैं प्रीपोजिशन पहले लिखता हूँ, इसका मतलब स्पीड के पहले एट आएगा। मैं भाषा नहीं लिखता हूँ, भाषा लिखने से मतलब जब बढ़ता चला जाता काम, जितनी मैं कॉपी भराऊंगा उतना आप लोग कॉपी से दूर होते जाओगे। ये साइकोलॉजी है। कई पेरेंट्स आते हैं कि सर इसको 2 महीने हो गए पढ़ते हुए, इसकी कॉपी में तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं क्लासरूम प्रैक्टिस ज़्यादा कराता हूँ इन प्लेस ऑफ डिक्टेटिंग दी नोट्स लिखाया जाऊँ। मेरा मानना, और मैं तो 40 साल से इस चीज़ को बिल्कुल प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, कि अगर हम कॉपी को ज़्यादा भराएंगे तो वो स्टूडेंट्स मतलब जो है नहीं, उसका मन दूर होता जाएगा। कहाँ फुर्सत पड़ी है आज के मतलब जो बच्चों के अंदर कि वो, है ना, 200 पेज का रजिस्टर या 300 पेज का रजिस्टर खोल के, कुछ बच्चे होते हैं जिद्दी, लेकिन सच मतलब स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मतलब जो सारे बच्चों को फ़ायदा हो जाए। तो इन प्लेस ऑफ डिक्टेटिंग दी नोट्स एंड फिलिंग दी नोटबुक, व्हाट आई डू, आई प्रोवाइड लॉन्ग क्लासरूम प्रैक्टिस। तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरे सामने ही मैं थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंस की प्रैक्टिस करा देता हूँ, तो आई गेट सेटिस्फेक्शन, और मुझे सबका परफॉर्मेंस मालूम पड़ता है कि बच्चा कितना इम्प्रूव कर रहा है। तो मेरा जो पर्सनल मतलब जो है, व्हाट आई पर्सनली फील कि नोट्स लिखाने के बजाय क्लास में प्रैक्टिस ज़्यादा करानी चाहिए। अब ये पॉसिबल अदर सब्जेक्ट में है या नहीं, आई डोंट नो, पर मेरे इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर ये पॉसिबल है। तो मैं तो इंडिविजुअल एक बच्चे से क्लासरूम में प्रैक्टिस कराता हूँ, एंड आई प्रोवाइड लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ दी सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। खैर, तो स्पीड से पहले एट कहते हैं मतलब जो डू नॉट ड्राइव, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ मोर देन 45 किलोमीटर या 60 किलोमीटर। तो एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर, एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, वट एवर। तो स्पीड से पहले आपको एट लगाना है। नापतोल की इकाई के पहले बाय आएगा, है ना। कोई भी चीज़ मतलब जो है, कपड़ा तोल के भी मिलता है, नाप के भी मिलता है, तो बाय द मीटर या बाय द किलो। तो किसी भी मतलब यूनिट के पहले आपको अगर प्रीपोजिशन लगानी हो तो बाय मीटर आ जाएगा, बाय किलोग्राम आ जाएगा, जो भी है। तो यूनिट के पहले आपको हमेशा बाय लगाना, ठीक है। फिर आता है प्राइस। किसी भी चीज़ का प्राइस बताना हो तो एट, तो प्राइस से पहले आपको एट ही लगाना है कि एट द प्राइस ऑफ, ठीक है, इट इज़ अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ वट एवर। तो प्राइस के पहले मान लो डैश के बाद प्राइस आता है, तो आप आंख बंद करके उसमें एट लगा दीजिए। और इस तरह की चीज़ें रोज़ बोली जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जो काम हमारे सामने रोज़ हो रहे हैं और उनमें हमको प्रीपोजिशन भरनी पड़ती है, तो क्यों ना उसको हिंदी के अंदर अच्छी तरह से आपके सामने डिस्प्ले करूं और एक बार बोल भी दूं। तो आप इनको 2-4 बार देखोगे, तो जब कभी इंग्लिश बोलोगे या लिखोगे, सो यू विल फील कंफर्टेबल वाइल फिलिंग दी प्रीपोजिशंस विदाउट एनी हेजिटेशन। तो सेंटेंस बनता चला जाएगा, एंड ग्रेजुअली वी विल गो ऑन गेटिंग द कॉन्फिडेंस, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश की तरफ चलने लगेंगे, बट इट विल टेक टाइम। नेक्स्ट आता है जीविका कमाने वाला वाक्य। जैसे कोई हमसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई मैं पढ़ाकर मेरी जीविका कमाता हूँ। आई अर्न माई लिविंग बाय टीचिंग, ठीक है। समवन इज अर्निंग इज लिविंग बाय सेलिंग द मिल्क। कोई दूध बेच के, कोई मिठाई बेच के, कोई माला बेच के, कोई सब्जी बेच के, कोई पढ़ाकर, है ना। तो जिसका जो भी मतलब है अपना तरीका है कमाने का, तो वो उसको अपन जीविका कमाने वाला वाक्य कहेंगे, और उसके पहले बाय आएगा। अच्छा, मैंने रखा कि आई अर्न माई लिविंग बाय टीचिंग, तो जीविका कमाने वाला वाक्य आ जाए, बाय लगा दीजिए। टाइम बताना हो या पूछना हो, जैसे आपने किसी से पूछा भाई साहब टाइम क्या हुआ है, तो आप बोलेंगे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। आपने बाय यूज किया है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अब सामने वाला बोलेगा इट इज 9 AM PM, जो भी उसे बोलना हो, इट इज 9 AM बाय माई वॉच। तो टाइम पूछोगे तब भी बाय प्रीपोजिशन यूज करोगे, और किसी को टाइम बताना हो तो भी आप प्रीपोजिशन बाय यूज करोगे।
कोई चीज जिस चीज से ढकी जाए उसे ढकने वाली चीज के पहले विथ लगता है। जैसे हमने कहा कि पहाड़ियां बर्फ से ढकी थी, ऑल द हिल्स वर कवर्ड विथ स्नो, है ना। चाय रख दी, मक्खियां बिन बिना रही हैं, तो मैंने कहा अखबार ही पड़ा था पास में, मैंने कहा अखबार से ढक दो विथ न्यूज़पेपर, है ना। या मतलब जो कोई तश्तरी पड़ी है विथ सोसा। तो जो भी चीज़ आपके पास है, तो जिस चीज़ से जो चीज़ ढकी जाएगी, तो जो ढकने वाली चीज़ होगी उस चीज़ के पहले आपको विथ लगाना है। क्लियर लिखा हुआ है। बीमारी का नाम हो और आदमी जिंदा हो, जैसे हम लोग लिखते हैं ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये फ्रॉम क्यों लगाया कि उसको फीवर है लेकिन आदमी जिंदा है। तो बीमारी का नाम है लेकिन आदमी जिंदा है, तो आपको फ्रॉम लगाना है। लेकिन आदमी चित हो जाए, ये मजाक में लिखा गया है, ठीक है। बीमारी का नाम हो आदमी जिंदा हो तो फ्रॉम, और बीमारी का नाम हो और आदमी चित हो जाए यानी कि मर जाए तो वैसे भी ऑफ हो जाता है, प्रिपोजिशन ऑफ आएगा उस बीमारी के नाम के पहले। जैसे वो मान लीजिए कोलेरा से मर, है ना, कोलेरा से मर गया, ही डाइड ऑफ कोलेरा, या ही डाइड ऑफ एपिडेमिक, जो भी बीमारी का, ही डाइड ऑफ कैंसर। तो बीमारी का नाम आ रहा है और आदमी उसे मर चुका है, तो उस बीमारी से पहले आपको ऑफ लगाना है। फिर आता है निशाना साधना। फ्रेंड्स देखिए, एम का मतलब निशाना साधना भी होता है। जैसे शेर पे आपने बंदूक से निशाना साधा, तो जो सामने जिस पे निशाना साधा जा रहा है उस चीज के पहले, उस नाउन के पहले आपको एट लगाना है। एट लायन कह दो, ठीक है ना। ही वॉज एमिंग एट मी, कि मैंने देखा आतंकवादी सामने था, है ना, और वो मेरे पे निशाना साध रहा था, ही वॉज एमिंग एट मी। तो जब किसी मतलब जो चीज पे, अब चीज का मतलब नाउन, चीज का मतलब होता है नाउन, और नाउन को मतलब है उसमें लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, एनिमेट, इनएनिमेट, सारी चीजें आती हैं उसमें। तो जब कभी किसी चीज पे निशाना साधना होता है तो हमें वहां पे एट यूज करना है। एट लायन कह दीजिए, एट टाइगर कह दीजिए, एट एनिमी कह दीजिए, है कि नहीं। तो वहां पे आप मतलब जो है एट का यूज करेंगे निशाना साधना हो तो। लाफ और स्माइल के बाद एट आता है। जैसे पीपल वर लाफिंग एट मी, कि लोग मेरे पे हंस रहे थे। फ्रेंड्स अभी लोग मेरे पे हंस रहे थे, अब लाफ का मतलब यहाँ पे जो यूज है चलता है, लेकिन हंसने से क्या मतलब है, हंसने से मतलब खिल्ली उड़ाना। खिल्ली उड़ाने को इंग्लिश में मोक, MOCK कहते हैं, या एक वर्ड होता है गिगिल, GIGGLE, लेकिन स्लैंग लैंग्वेज में हम लोग लाफ को यूज करते हैं। तो लाफ और स्माइल के बाद जब भी कोई मतलब आप सेंटेंस को लाफ और स्माइल को यूज करें बोलते समय, लिखते हैं कि लोग तेरे पे हंस रहे हैं, तो पीपल आर लाफिंग एट यू, या दे आर स्माइलिंग मतलब एट यू, है ना। और उसका मैंने बता दिया कि वहाँ हंसने का मतलब है खिल्ली उड़ाना, और उसके लिए मोक और गिगल मैंने आपको दो बताए। अगर आप मोक और गिगल को भी यूज करते हैं तो उन दोनों के बाद भी एट प्रीपोजिशन फिक्स है। क्लियर। फिर आता है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी काम को करने से रोकना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता है, तो नो वन कैन प्रिवेंट द सन फ्रॉम डॉनिंग या फ्रॉम राइजिंग, है ना। तो उसको कोई नहीं रोक सकता है ना। नो वन कैन प्रिवेंट द सन फ्रॉम राइजिंग, या मुझे मतलब इस काम को करने से कोई नहीं हो सकता, नो वन कैन प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग सो। तो जब कभी भी किसी काम को, ठीक है, प्रिवेंट यानी, है ना, किसी काम को करने से रोकना, वहां पे आ जाए तो वहां पे आप प्रिवेंट यूज करेंगे, और प्रिवेंट के बाद फ्रॉम प्रिपोजिशन फिक्स है। तो क्लियर। फिर आता है फुट या फीट। फुट आपका सिंगुलर है, फीट इसका प्लूरल है ना। फुट से पहले कि वो पैदल जा रहा था, कैसे आया, ऑन फुट, है ना, या ऑन फीट मतलब जो हमको मतलब बोलना तो ऑन फुट, यहाँ जो फुट बोला जा रहा है एक पैर नहीं है, यहाँ फुट मतलब जो है पैर जाति की तरफ इशारा है। तो कैसे आना हुआ, तुम आए कैसे, है ना, मान लो पैदल पैदल आए, मैंने कहा गाड़ी वाड़ी तो ही नहीं सर, पास में ही था, आई केम ऑन फुट। तो आप मतलब जब फुट या फीट जो भी शब्द आया था उसके पहले ऑन लगाएंगे। फिर आता है बीन वाला, HV हो तो सिंस, है कि नहीं। अगर सेंटेंस के अंदर जैसे मान लो आता है कि ही हैज बीन, जब हैज बीन यूज करते हैं हम लोग, राइट, और इसके बाद V+ING होता है, क्योंकि V+ING होता है और आगे मतलब जो है ना कोई आपको प्रीपोजिशन भरनी हो तो वो सेंटेंस होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, मे बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मे बी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और मे बी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, टाइम पीरियड और से की वजह से सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। तो अगर सेंटेंस में बीन आ रहा है लेकिन उसके बाद V+ING होना चाहिए, क्योंकि अगर बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ गई तो वो परफेक्ट टेंस का पैसिव कहलाएगा। मैंने एक वीडियो के अंदर इज एम आर के, और मैंने हिंदी पैसिव भी टॉपिक पढ़ा है, उसको आप देखें, दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूट्यूब पे आपको मिलेगा वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप। तो बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है तो केस फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो जाता है, एंड दैट सेंटेंस इज पैसिव। लेकिन हम कर रहे हैं
हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन के बाद वी प्लस आएंगे आ जाए, फिर आगे डैश आता है, तो उस डैश के अंदर सिंस या फॉर भरेंगे। ठीक है, सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर लगता है पीरियड के लिए। ठीक, फिर चलता है सिनेमा। सिनेमा वर्ड जब भी आ जाए तो उससे पहले आप एट का यूज करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए कुछ और माना केसेज है आपके सामने। प्लेटफॉर्म की बात करी तो देखिए, जैसे मैंने कहा बस स्टैंड पे मिलेंगे या मैं प्लेटफॉर्म पे मिलूंगा, तो हम एक स्थान की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन उस स्थान का क्षेत्रफल होना चाहिए। लुक एट द बोर्ड, लुक ऑन द बोर्ड नहीं। अगर मैं पेन को यहाँ रख देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि मतलब जब मेरा पेन कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? लुक एट, मतलब पेन इज एट द बोर्ड या ऑन द बोर्ड? ऑन द बोर्ड बोलोगे। लेकिन जब देखने के लिए कहूँगा लुक एट द बोर्ड, बोलने में ऑन लगा देते हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन मैंने कहा ना कि, है ना, कि क्षेत्रफल हो, जगह का नाम हो और उसकी प्रेमिसेस की बात कर रहे हो, ऑन दैट टाइम यू हैव टू यूज वर्ड एट। किसी चीज़ की कीमत बतानी हो फॉर, जैसे मैंने कहा पेन कितने का है, तो मैंने कहा 5 रुपये का है, इट इज़ फॉर 5 रुपीज़। तो किसी भी चीज़ की कीमत बतानी हो तो उससे पहले फॉर 5 रुपीज़, फॉर 10 रुपीज़, वट एवर द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। क्लियर? ऑन ऑफ फ्रेंड्स, अराइवल के पहले डैश है तो ऑन और ऑफ दोनों में से कोई एक प्रीपोजिशन आएगा, और अराइवल के बाद है तो ऑफ आएगा। जैसे हैव यू हर्ड ऑफ हिज अराइवल, हैव यू हर्ड ऑफ हिज अराइवल, तो अराइवल से पहले ऑफ आ रहा है ना। वी वर वेरी हैप्पी ऑन हिज अराइवल, अब देखो अराइवल से पहले ऑन भी आ गया, डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा बोल रहे हैं। ठीक है, और अराइव, है ना, अराइवल ऑफ एरोप्लेन वॉज अनाउंस्ड, एरोप्लेन का जो मतलब आगमन हुआ वो अनाउंस किया गया। तो अराइवल शब्द के पहले डैश आता है तो आप सेंस लगा के ऑन और ऑफ दोनों में से एक भरेंगे, और अराइवल के बाद अगर डैश आता है तो वहाँ पे आप ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे। क्लियर? फिर आता है बिस्तर पर सोने जाना हो, मैंने कहा मेरे तो नींद आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू माई बेड, तो आप बिस्तर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपना डेस्टिनेशन बताया कि मैं अब बिस्तर पे जाऊँगा। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आपका डेस्टिनेशन स्कूल है। आई एम गोइंग टू जयपुर, कोई भी जहाँ पे जाना हो आप, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, है ना, वट एवर द प्लेसेस। तो जिस स्थान पर हम जाते हैं दैट इज आवर डेस्टिनेशन। टू शो द डेस्टिनेशन वी यूज टू, है कि नहीं? तो बिस्तर पे जाना हो तो टू। अब बिस्तर पे जाके बैठ गए या लेट गए तो हम लगाएंगे ऑन। ही वॉज सिटिंग ऑन बेड या ही वॉज लाइंग ऑन द बेड। लेकिन आप बैठे हुए हो और लेटे हुए हो और आपने रजाई ओढ़ ली, चद्दर ओढ़ ली, कुछ भी ओढ़ लिया, तो ये कहता है बिस्तर पे सोने जाना हो तो टू, बिस्तर पर बैठे तो ऑन, यदि कुछ ओढ़ लें तो फिर इन आ जाएगा। कहते हैं ना, वो तो बिस्तर में धंसा था, वहाँ पे फिर मैं यूज़ करते हैं, लेकिन बिस्तर पर बैठा था तो वहाँ पे ऑन यूज़ करते हैं। और आप डेस्टिनेशन है कि मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए, है ना, तो आई एम गोइंग टू माई बेड, कि मैं तो भैया बिस्तर में जा रहा हूँ। तो सोने के पहले मतलब 3 प्रीपोजिशन आपके सामने। लॉयल वर्ड जब भी आता है इसके बाद टू फिक्स है। ऐसे फिक्स प्रीपोजिशन बहुत हैं, लेकिन जो रात दिन बोले जाते हैं वो मैंने आपके सामने डिस्प्ले किए। लिसन के बाद अपन बोलते हैं ए सुन इधर, तो अपन बोलते हैं लिसन टू मी। तो लिसन के बाद टू फिक्स है। नून और नाइट अकेले हों तो एट आएगा, एट नून एट नाइट। तो नून और नाइट अकेले होते हैं तो एट आता है। उस समय नून और नाइट जो है, कौन सी रात कौन सा दोपहर, कॉमन वाला। लेकिन जब नून और नाइट पहले द लग जाता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर नून और पर्टिकुलर नाइन, उस समय फिर मतलब जो हमको इन लगाना पड़ता है। तो ये अकेले होंगे तो एट आएगा, लेकिन नून और नाइट पहले अपन ने द लगा दिया तो फिर प्रीपोजिशन इन आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे एक, है ना, कुछ प्रीपोजिशन आपके सामने। लेकिन ये जो प्रीपोजिशंस हैं ये इतने कॉमन प्रीपोजिशन हैं जो आप जब भी इंग्लिश बोलोगे लिखोगे तो ये मोड़ आएंगे ही आएंगे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके सामने ये रखी चीज जाए, ये चीज़ रखी जाए, ताकि आप इनको 2-4 बार पढ़ लीजिए एंड यू फील कंफर्टेबल। जब कभी भी ये सारे केसेस आपके सामने आए तो वहाँ पे यू कैन फिल और यू कैन स्पीक और यू कैन राइट प्रीपोजिशंस अप टू द मार्क। ओके, सो विद दीज वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।